अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सीए ज्वाइन करने वालों को ये बात पता है कि सीए की कुछ स्टेजेस हैं और उसमें सबसे पहली स्टेज पीआरसी की है। पीआरसी के बाद का आप कैफ लेवल पर आते हैं। कैफ के बाद सीफैप लेवल है और सीफैप लेवल के साथ साथ ही आपके आर्टिकल्स भी चल रहे होते हैं और उसके बाद एक केस स्टडी है जिसके बाद आप सीए क्वालिफाई करेंगे। जो नई स्कीम 2025 है उसमें ये तरतीब है। अच्छा, आज बहुत से बच्चों ने पीआरसी का फाइनल पेपर दिया है मार्च 22 2025। बहुत से बच्चों ने जनवरी में पीआरसी पास किया है, बहुत से बच्चे इंशाल्लाह इस मार्च में पीआरसी पास करेंगे। अब इन सारे लोगों को एक गाइडेंस चाहिए होती है कि सर पीआरसी पास करने के बाद अगला स्टेप क्या है और जो अगली स्टेज है कैफ की उसमें और पीआरसी में क्या डिफरेंस है और हमें कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए और किस तरीके कार से चलना चाहिए कि हम पीआरसी से कैफ के लेवल पर प्रिपेयर हो जाएं, कैफ के लेवल पर आ जाएं और कैफ को देख सकेंगे कैफ कैसा है और हमने इसके लिए कैसे तैयार होना है। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि मैं बड़ी डिटेल से आपको पीआरसी से कैफ तक के जो डिफरेंशियल्स हैं उनको हाईलाइट करूं, बताऊं कहां कहां पर डिफरेंसेस हैं और वो जो डिफरेंसेस आपको हाईलाइट किए थे उसके मुताबिक ये भी बताया जाए कि आप लोगों ने कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को लेकर आना है कैफ लेवल के ऊपर, कैफ के पेपर पास करने के लिए। देखिए, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है और हमेशा कही जाती है कि पीआरसी जो है ना ये सीए का सबसे पहली स्टेज है और ये सबसे आसान स्टेप है। और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि ये तो घेरने के लिए होता है, बच्चे आते हैं एमसीक्यू करते हैं और वो पास हो जाते हैं और नॉर्मली इसका रिजल्ट भी 90% या उससे भी अबव होता है टाइम्स। अच्छा, ऑन द अदर हैंड इससे अगला स्टेप है जो कैफ लेवल है, उसके बारे में कहा था कि असल में सीए कैफ लेवल से शुरू होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक भी है उस एंगल से कि जनाब पीआरसी तो बेसिक लेवल है, कैफ लेवल वो असल में पहला स्टेप है जब चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी, थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं। कहाँ कहाँ पर किस किस एरिया पर डिफिकल्टी ज़्यादा है, किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से हल करना है, इस वीडियो बनाने का असल में ये मकसद है। नहीं, शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन को और इस डिस्कशन का नाम इसलिए हमने रखा है पाथवे फ्रॉम पीआरसी टू कैफ एग्जाम। सबसे पहले अगर आप इंट्रोडक्शन की बात करें तो सर आप जो मैं ये सारे मशवरे दे रहे हैं आप खुद कौन है, ज़रा अपना तारुफ करवा दीजिए। तो सर मेरा नाम अली इमरान है, मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का वाइस प्रिंसिपल हूँ। 2 साल इंडस्ट्री में काम किया था और देन आई रियलाइज कि शायद टीचिंग ही मेरा पैशन है और मुझे उसको परसू करना चाहिए और 10 साल हो गए मुझे टीचिंग करते हुए। मेरे कोर एरियाज़ जो हैं वो कैफ लेवल पर टैक्स है, डीएसआर है जो डाटा रिस्क और सिस्टम से रिलेटेड है कैफ 3। फिर उसके अलावा सीफैप लेवल पर सीफैप 6 ऑडिट का एरिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स के मेरिट सर्टिफिकेट आते हैं हमारे यहाँ। मेरे भी स्टूडेंट के कैफ लेवल में मेरिट सर्टिफिकेट आए हुए हैं। अच्छा जनाब, इसके अलावा ऑफिशियली जब आई कैप रिवीन कंडक्ट करने के लिए स्पेशलिस्ट टीचर को बुलाता है तो आई हैड द प्रिविलेज कि मैं तकरीबन पिछले 4 साल में 8 में से तकरीबन 6 बार मैं वहाँ पर एज रिवीन स्पेशलिस्ट, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वहाँ पर अपेयर हुआ और मैंने रिवीन करवाई। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ले सर, अब आगे चलते हैं। पीआरसी और कैफ में फ़र्क की जब बात करते हैं तो सबसे पहला फ़र्क तो ये कि भाई पीआरसी तो सीधा सीधा एमसीक्यू बेस्ड था, एमसीक्यू आते थे, टिक करने होते थे और हम पास हो जाते थे। अच्छा, कैफ लेवल में एमसीक्यूज़ नहीं होते, ये कहूँ कि रिलेटिवली बहुत कम होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल FR1, FR2 और क्या कहते हैं लॉ, जिसमें बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ, इन एरियाज़ में एमसीक्यूज़ टेस्ट होते हैं बट नॉर्मली ये 10-15 मार्क्स की रेंज होती है इसकी। जबकि पीआरसी के अंदर तो हर सब्जेक्ट में 100% एमसीक्यूज़ ही टेस्टिंग थी। लेकिन कैफ में ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन है, कुछ सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज़ बिल्कुल नहीं है, जैसे टैक्स में, ऑडिट में एमसीक्यूज़ बिल्कुल नहीं है और कुछ सब्जेक्ट्स में अगर एमसीक्यू हैं भी तो उनकी वेटेज 10 to 15 मार्क्स है। तो टेस्टिंग का तरीका ही ऑल टुगेदर चेंज होने वाला है पीआरसी से कैफ में। दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वो ये है कि अब जब आपसे कैफ लेवल पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो फिर वो छोटे छोटे लफ्ज जो क्वेश्चंस फ्रेम करते हुए लिखे जाते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ध्यान से पीआरसी वाले बच्चों इस चीज़ को समझना और बहुत से कैफ वाले बच्चे भी इस चीज़ को शायद आज ही समझ रहे हो कि जब सवाल पूछा जाता है और लफ्ज जो इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत क्रूशियल होता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया और उसमें लफ्ज इस्तेमाल किया लिस्ट करें तो लिस्ट का मतलब होता है सिर्फ हेडिंग लिखें। अगर सवाल में पूछा गया है कि डिस्कस करें तो इसका मतलब होता है कि आपने किसी भी पर्टिकुलर एरिया में उसके प्रॉन्स कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों साइड्स को डिस्कस करना है। जब ये लिखा जाता है एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब होता है यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। जब आपके सवाल में लफ्ज है डिफरेंशिएट करें तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कंपैरिजन की जरूरत है। और जब ये लिखा जाता है कि एनालाइज करें तो इसका मतलब है कि जो सिनेरियो है उसको समझें और समझकर आप इंटरप्रेट करें कि असल में बात क्या की जा रही है और कौन सा कानून इस पर लागू होना है। तो ये मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, ये क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन करने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हर लफ्ज का मतलब और नौयत अलग है और जब आपने उसको आंसर करना है तो आपको इसका डिटेल में मतलब पता होगा तो आप आंसर करेंगे। क्योंकि इससे पहले आप पीआरसी में सिर्फ एमसीक्यू टिक कर रहे थे तो आपका इन अल्फाज से पाला नहीं पड़ा या इन अल्फाज ने आपको इन्फ्लुएंस नहीं किया, तंग नहीं किया, क्योंकि आपको पता था कि जनाब हमने तो टिक क्रॉस की गेम ही है यहाँ पर।
अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे जो पहलू है जिसको हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है डिसिप्लिन। जनाब पीआरसी के अंदर क्या था? पीआरसी के अंदर आपने क्लासेस ली, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, दोस्तियाँ यारियाँ हेलो हाय इन चीज़ों में ही आपने सेशन का टाइम गुजार दिया। लास्ट में आपने क्या किया, कोई असाइनमेंट पकड़ी, 300-400 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की, उसी में से ही आपके न्यूमेरिकल आप सॉरी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की और उसी में से ही एमसीक्यू पेपर में आ गए और आपने कहा जनाब बहुत अच्छा हो गया, एमसीक्यूज भी आ गए, पेपर हल हो गया, आसान था, मुश्किल नहीं था, ऐसी ही बातें बनी हुई हैं। पीआरसी के बाद बच्चा नहीं पढ़ता पीआरसी में फिर भी पास हो जाता है। सबसे बड़ी गलतफहमी ये पैदा होती है कि जो लोग सीए कहते हैं मुश्किल है वो झूठ बोलते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, वो स्टेज ही आसान होती है और उसकी वजह से ये गलतफहमी ऐसी पैदा होती है कि वो बच्चा पहली बार कैफ में पेपर देकर फेल होता है और तब वो रियलाइज करता है कि नहीं चीज़ें डिफरेंट है। हम आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं कि बच्चों अक्लमंद वो होते हैं जो दूसरे की गलती से सीख जाए, ना कि खुद गलती करके सीखे। तो भाई अगर पीआरसी में आप कंसिस्टेंट नहीं रहे, अगर पीआरसी में आपने आखिरी 15 दिन में वही एमसीक्यूज किए, उसी में से ही पेपर आ गया, तो सर वो पीआरसी में तो ऐसा चल सकता है, लेकिन कैफ में ऐसा नहीं चल सकता। कैफ में आपको डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी, स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। सरसरी ऊपर ऊपर से पढ़कर रट्टा लगाकर काम नहीं चलेगा, बड़ी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है ताकि आप जनरली अपना पेपर पास कर सकें। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे बहुत से हम तकरीबन 10 साल से पढ़ाने का तजर्बा है और मैंने एक चीज़ देखी, बहुत से जो मेरिट होल्डर्स हैं जिन्होंने टॉप किया वो हमारे हाथों से गुजरे हैं और हमने जब उनसे इंटरव्यू लेते हैं और बातचीत करते हैं कि तुमने क्या खास किया, तो ज़्यादातर बच्चों की सबसे पहली बात ये थी कि सर हम रेगुलर पढ़ते थे। और वो एक जुमला बोलते हैं जो मैं भी अपने सारे बच्चों को कहता हूँ कि भाई रोज़ का काम रोज़ का काम रोज़, बस ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि आपको हारने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, रोज़ का काम रोज़ करना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने पीआरसी में ये नहीं किया और आपकी जुगाड़ लग गई और आप पास हो गए तो ऐसा कैफ में कंटिन्यू ना कीजिएगा, क्योंकि फेलियर से सीखना अक्लमंदी नहीं है, किसी दूसरे को देखना कि ये फेल हो गया है और फिर अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट करना ही समझदारी है। अच्छा, नॉर्मली रोज के काम रोज का मतलब है कि रोज 3 लेक्चर ले रहे हैं और रोज 5-6 घंटे घर पढ़े तो फिर दुनिया तो खत्म हो गई। अब हम किसी दोस्त से ना मिलें, अब हम जिंदगी में और कोई एक्टिविटी ना रखें, दिन रात पढ़ें, किताबी कीड़े बन जाएं, सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। पीआरसी में इसके बगैर गुजारा होगा, लेकिन कैफ में मसला ये होगा कि आपको टाइम मैनेज करना होगा। आप अपने दोस्तों के साथ प्लान करेंगे कि यार मैं वीकेंड पे फ्री होता हूँ, हफ्ते के दिन मिलते हैं, बैठेंगे, गप लगाएंगे। आप अपना टाइम देखेंगे, आप देखेंगे कि आपको कितना काम दिया गया है, वो काम कंप्लीट करने के बाद आप टाइम मैनेज करेंगे। सो आपको टाइम की एलोकेशन और टाइम को डिसाइड करना बहुत क्रूशियल हो जाता है कैफ लेवल पे, जो कि पीआरसी लेवल पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। पीआरसी लेवल पर जुगाड़ का लगना ज्यादा आसान है जो कि कैफ लेवल पर नहीं है। अच्छा जनाब, अब जरा अगर हम आगे की बात करें तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक बंदा है, उससे आपकी बातचीत हुई, उससे आपने पूछा हाँ भाई तुम्हारा क्या शादी कैसी रही तुम्हारी, तो वो कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे गलती होगी, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। एक वो बंदा जो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है, अगर आप उससे पूछेंगे कि क्या मैं शादी कर लूँ, तो वो कहेगा कभी भी ना करना, जलील हो जाओगे। लेकिन अगर एक वो बंदा है जो कि अपनी मैरिड लाइफ से खुश है और वो एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ गुजार रहा है, तो वो आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि शादी ना करना। वो हमेशा आपको कहेगा कि शादी बहुत खूबसूरत रिश्ता है, आप ज़रूर कीजिए। सर जी, रियलिटी यही है। मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी है। पीआरसी के बाद बच्चों को गाइडेंस चाहिए होती है, लेकिन बच्चे जिन लोगों से गाइडेंस ले रहे होते हैं वो खुद फेलियर्स होते हैं। अब इसमें जो गाइडेंस दे रहा है उसका मसला नहीं है, लेकिन जो गाइडेंस ले रहा है उसको सोचना चाहिए कि यार मैं किस बंदे से मशवरा ले रहा हूँ, क्या ये खुद अपनी ज़िंदगी में भी कामयाब हुआ है या नहीं हुआ। सर आपको गाइडेंस चाहिए होती है, लेकिन गाइडेंस आपने लेनी है एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जिसका तजर्बा है, जो आपको बताएगा कि एक्चुअल में पेपर कैसे पास होता है। आप उस बंदे से बात कीजिए जिसका अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो आपको हर एरिया पे, अब अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में हर एरिया पे हर जगह पर एडवाइस मौजूद है। आप देखिए कि जैसे ही पेपर खत्म होते हैं आपके सेशन शुरू होते हैं कि जिन जिन लोगों ने आर्टिकल्स के लिए अप्लाई करना है उनके लिए पूरी गाइडेंस मौजूद होती है। हमारे दौरों में ऐसा नहीं होता था, आज ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, अवेलेबल है, और हम हमेशा ये इंकरेज करते हैं सब लोगों को कि ये वो लोग जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो वो आपको गाइड करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, ताकि आप उनके साथ मिलें, बैठें, अपने टारगेट्स में क्लैरिटी भी लेके आएँ और अपने गोल्स को अचीव भी करें। बट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऐसे लोगों से मशवरा करें जो खुद अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों। अच्छा जी, चैलेंजेस को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैफ लेवल में क्या चीज़ इजाफी है, कौन सा चैलेंज ज़्यादा है। अच्छा, मेनली जाहिर बात है पीआरसी से अगला लेवल है तो डिफ़िकल्ट तो है। दूसरे नंबर पे अंडरस्टैंडिंग। देखिए एमसीक्यू में आपको कुछ भी नहीं आता तब भी 25% चांसेस होते हैं कि आप ठीक कर लेंगे, लेकिन जहाँ पर सवाल आपने खुद पूरा परफॉर्म करना है, लिखना है, वहाँ पर आपकी इन डेप्थ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। आपको हर चीज़ का बड़ी डिटेल में पता होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है। आपकी थिंकिंग पैटर्न ये कैसे बनता है, जब आप टीचर से कोई चीज़ समझते हैं, टॉपिक समझते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं उसकी, तो आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स पैदा होती हैं। तो सर ये सारी चीज़ें कैफ लेवल पर ज़्यादा नुमायाँ, ये वाली स्किल्स ज़्यादा नुमायाँ उन्हें होती हैं और ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। एक बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन आपके साथ करने लगा हूँ, तो सर
हमने अपने तजर्बे से, अपने कुलीग से डिस्कशन से एक निचोड़ निकाला है कि कैफ में नॉर्मली बच्चे क्यों फेल होते हैं। वो सारी चीज़ें वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगा, और ये वो वाले पॉइंट्स हैं जिनको आपने बड़ी ध्यान से सुनना है, समझना और मेक श्योर करने की ये वाली गलतियां आप ना करें। सबसे पहली बात है कि चूंकि कैफ लेवल पर ज़्यादा सब्जेक्ट ज़्यादा डिटेल में होता है, सिलेबस ज़्यादा होता है, लोग सेलेक्टिव स्टडी शुरू कर देते हैं। 15 टॉपिक थे, 3 टॉपिक छोड़े, 12 टॉपिक करके पेपर दिया है। उन 3 टॉपिक्स में से जब 25 मार्क्स का सवाल आता है तो बच्चा ऑन द स्पॉट पेपर में ही उसके रंग उड़ जाते हैं, उसे पता होता है कि मैं इस पेपर में नहीं पास हो सकूंगा। सर दिस इज वन मेजर रीजन। आप शॉर्टकट्स पे चलें, आप सिलेक्टिव स्टडी करें, ऐसा नहीं करना। दूसरी प्रॉब्लम, आपको पीआरसी में आदत है आखिरी महीने में हो जाता है, यार आखिरी 15 दिन में भी आप एमसीक्यूज करो, हो जाता है, निकल जाता है। यस, पीआरसी में ऐसा हो जाता है। कैफ लेवल पर ऐसा नहीं होता। कैफ लेवल पर आपको बड़ी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, और आखिरी मंथ में जो बच्चे सोचते हैं कि यार सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ के पास कर लेंगे, ऐसा नहीं होता कैफ में। अगर वन ऑफ किसी बच्चे की जुगाड़ लग भी गई है, जो आपको कहेगा कि नहीं अल्लाह का शुक्र है मेरा तो हुआ है, तो भाई वो एक एग्जाम्पलरी बंदा नहीं है, उसके साथ एक्सेप्शनली गुड लक हो गई है। उसने 15 में से 4 टॉपिक छोड़ थे, 11 किए थे, उन 4 में से सवाल नहीं आया, बाकी 11 में से 100 नंबर का सवाल आ गया और उसका तुक्का लग गया है, तो सर जरूरी नहीं है कि आपका भी लगेगा। तो आपको तो एक ऐसी अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए जो फ्लॉलेस हो, जिसके अंदर रिस्क ना हो, जिसमें आपको पता हो कि इंशाल्लाह हम तो पास होंगे। वो वाली अप्रोच ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा जी, बच्चे जब पेपर रखते हैं तो उसमें गलती अक्सर ये कर देते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने ग्रुप ए के 4 पेपर रख लिए हैं और उसमें आप FR1 और कॉस्ट पर ही फोकस करते जा रहे हैं 70% टाइम आप उसको दे रहे हैं, और टैक्स और जो आपका लॉ का पेपर है उस पर आप फोकस नहीं करें तो अल्टीमेटली आप बैलेंस नहीं रख पाते न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में। चूंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, बच्चा उसको करने में बाज़ वक़्त इतना टाइम लगा देता है कि अल्टीमेटली वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को वो ड्यू टाइम नहीं दे पाता और फेल हो जाता है। सर जी कैफ तो आपका पास तभी होना है जब सारे पेपर पास होंगे। आपने न्यूमेरिकल पेपर पास करके थ्योरेटिकल पेपर फेल कर दिया तो उससे आप कैफ तो नहीं कर पाएंगे। बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट की कितनी वर्थ है, उसे कितना टाइम देना चाहिए। सर जी सिर्फ लेक्चर ऑनलाइन ने जहाँ पर बहुत से फ़ायदे किए, वहाँ पर एक नुकसान ये कर दिया कि बच्चों को एक आदत पड़ गई कि टांग पे टांग रख के बैठ के वीडियो देख लेते हैं, खुद से प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखते हैं, टेस्ट नहीं देते, अपने आप को इवेल्युएट नहीं करते। दिस इज़ वन मेजर रीज़न ऑफ फेलियर इन कैफ। सर लेक्चर एक एनरोलमेंट किसी एक टीचर से कराई है, फ्री लेक्चर किसी दूसरे टीचर के चल रहे हैं, किताब किसी तीसरे टीचर की चल रही है और रिवीजन किसी चौथे टीचर से ले रहे हैं। सर अपने लिए खुद मुसीबत बना रहे हैं आप। कैसे कैसे किस किस को कवर करेंगे? सर ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक बार सोच समझ के टीचर को सिलेक्ट करें। आज तो वीडियोस मौजूद हैं, उसको देखें, उसकी क्वालिफिकेशन देखें, उसका एक्सपीरियंस देखें, अपने पीयर जिन्होंने पढ़ा है उससे मशवरा करके एक बार एक टीचर रख लें एंड देन स्टिक टू दैट टीचर टिल द डेट ऑफ एग्जाम। ये जो बात है ना जी कि मिसाल के तौर पे जो इसका पार्ट ए है वो मैंने फलान टीचर से पढ़ा, पार्ट बी मैंने फलान टीचर से पढ़ा इस सब्जेक्ट का, पार्ट सी मैंने खुद से पढ़ा हुआ है और आप पेपर देने बैठ रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब मैं किसके अप्रोच से चलूँ, ये गलती है। सर इसकी कतई जरूरत नहीं है। इससे पहले सोशल मीडिया जब बहुत ज़्यादा इन नहीं था तो चीज़ें रिलेटिवली आसान थी कि यार अपने काम से काम रखा, मेहनत की और एक टीचर के पीछे लगे रहे। अब तो आपने 70 व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए, में एक टीचर कह देता है मैं आपको ये टॉपिक 17 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। बैठे बैठे आपको लगता है कि मैंने अपने टीचर से पढ़ना है, उसने 1.5 घंटे में कराना है कि 17 मिनट में कवर हो जाएगा, आप वो शुरू कर देते हैं और वो 17 मिनट पढ़ने से आप बिल्कुल ही आप चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, आपको समझ नहीं आता कि पुराने वाला ठीक है कि ये ठीक है। आप अप्रोच मिस कर देते हैं, आप अप्रोच मिक्स कर देते हैं। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। एक टीचर को पिक करें, सोच समझ के करें, उसकी क्वालिफिकेशन देखें, उसका एक्सपीरियंस देखें, जिन पीयर्स ने पढ़ा है उनसे मशवरा करें और एक टीचर सेलेक्ट करें, देन स्टिक टू दैट टीचर टिल द डेट ऑफ एग्जाम। बहुत से टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि सब्जेक्ट और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि चार टीचर एक सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा रहे तो हमने चारों का फ्लेवर जरूर लेना है। सर एक बंदे से पढ़े और पेपर पास करें, ये बहुत ज़रूरी है। सर ये अगला सजेशन सिर्फ क्वालिफाइड ऐसे बंदे से लें जो खुद पढ़ने वाला है, जिसका खुद तजर्बा है, जो खुद सेटिस्फाइड है इस फील्ड से। हर बंदे से मशवरा करके ये खराबी है सर। सब्जेक्ट बेस्ड शॉर्टकमिंग। अच्छा मुख्तलिफ सब्जेक्ट मिसाल के तौर पे ऑडिट है, लॉ है, कंपनी लॉ है, बिजनेस लॉ, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, इनकी थ्योरेटिकल नेचर है। अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हुए भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अप्रोच और है, कॉस्ट अकाउंटिंग की अप्रोच और है, बिजनेस लॉ की अप्रोच और है, ऑडिट की अप्रोच और है। जब आप सब्जेक्ट बेस्ड स्पेशलिस्ट नहीं बनते, सब्जेक्ट बेस्ड स्पेशलाइजेशन अटेन नहीं करते। मिसाल के तौर पे जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो ऑडिट इज नॉट जस्ट अबाउट रटा, ऑडिट के अंदर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जब बिजनेस लॉ की बात करते हैं तो भाईजान वो सिर्फ रट्टा नहीं है, उसके अंदर आपको केस स्टडी को हल करना आना चाहिए। जब आप टैक्स की बात करते हैं, कहने को ये कानून है लेकिन इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ठीक ठाक है, तो भाई तीनों कहने को थ्योरेटिकल पेपर थे लेकिन तीनों की अप्रोच डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने कहा ये थ्योरी का सब्जेक्ट है सब पर एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये सब्जेक्ट बेस्ड शॉर्टकमिंग होती है बाज़ वक़्त कि आप उस सब्जेक्ट को, हर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को सोचते हैं कि मैं इसको याद करूंगा और पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। शॉर्टकट्स से जान छूटे, डिटेल में चीज़ों को करें। आप पास पेपर बेस तैयारी कर रहे हैं, बस पास पेपर किया और पेपर दिया, ऐसा नहीं होता। वो पास पेपर के अलावा एड पास पेपर तब फायदा देते हैं जब आपने बेस लेवल पर उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया होता है।
सिर्फ नोट्स की और पास पेपर ना करें ये भी गलत है। नोट्स भी करने हैं, पास पेपर भी करने हैं, तो भाई डिटेल से चीज़ें करते हैं तो ही फायदा देती है, शॉर्टकट नहीं चलते। हाँ, एक बड़ी क्रूशल प्रॉब्लम है कि बाज़ औक़ात बच्चे बहुत अच्छे, बहुत वेल प्रिपेयर्ड भी होते हैं, तैयारी भी अच्छी की होती है, टेस्ट भी दिए होते हैं, मॉक भी दिए होते हैं, बट पेपर डे पर वो प्रेशर में आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि भाई आप एग्ज़ाम डे से पहले हम एक एक्टिविटी होती है जिसको कहते हैं मॉक या फुल पेपर प्रैक्टिस, ये बहुत ज़रूरी है। इससे पहले आपने अगर पीआरसी में वो नहीं की तो उसका आपका गुजारा हो गया, लेकिन अगर आप कैफ लेवल पर पेपर दे रहे हैं तो सर आपके लिए लाजमी है कि आप प्रैक्टिस करें, पूरे पेपर की प्रैक्टिस करें, डिटेल से प्रैक्टिस करें। आपको 3 घंटे में पूरा पेपर हल करना आएगा, आपको टाइम मैनेजमेंट आएगी, आपको मल्टीपल टॉपिक सेम टाइम पर करने होंगे तो कैसे करना है उसको मैनेज करना आएगा, आपको पेपर ओवरऑल मैनेज करना आएगा, और इससे प्रेशर कम होता है जब आप एग्जाम वाले दिन पेपर देने लगते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप डायरेक्टली प्रैक्टिस किए बगैर, फुल पेपर प्रैक्टिस किए बगैर पेपर देने बैठते तो मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो कहते सर हमारा हाथ ही नहीं चला, हाथ थक गया था, हम तो एमसीक्यू के बाद सीधा 3 घंटे नहीं लिखा गया। अब ये कितनी बड़ी गलती है कि आपके पास पूरा नॉलेज भी और आप पेपर नहीं हल कर पाए चूंकि आपने उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो सर ये बड़ा, सर पेपर सिलेक्शन बड़ी सोच समझ करनी चाहिए, ये एक ऐसा पॉइंट है शायद जो सबसे पहले मुझे डिस्कस करना चाहिए था, बट अब ये लास्ट में आ गया जिसको कर लें। आपने एक बार सोचना है, समझना है कि कौन कौन सा पेपर सिलेक्ट कर रहे हैं, ये किस किस दिन आएगा और मेरे पास पेपर की तैयारी के लिए कितना कितना टाइम होगा, इसको आपने पहले प्लान करना है। टीचर्स मौजूद हैं, हम लोग मौजूद हैं, आप लोगों को गाइड करेंगे कि यार कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है, वो कॉम्बिनेशन रखो जिसके हवाले से आप तैयारी करो। तो सर पेपर प्लानिंग इज़ वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इसको किस किस दिन वो पेपर आ रहे हैं, किस किस तरतीब से आपको पेपर रखने चाहिए, इसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस आपको लेनी चाहिए। सर जी आपको एक स्ट्रॉन्ग बुनियाद चाहिए होती है। कैफ लेवल पे आप पढ़ के आते हैं, लेकिन कैफ लेवल पर आप उतनी डेप्थ में जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होता उनके कोर कॉन्सेप्ट ही कमजोर होते हैं, उनकी डेबिट क्रेडिट कमजोर होती है, उन्होंने टिक प्लस माइनस किया गुजारा हो गया, उन्होंने पूरा बैंक रिकंसिलिएशन का सवाल कभी प्रेजेंट किया ही नहीं, प्रेजेंटेशन बड़ी कमजोर होती है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज हल करने थे, फोकस प्रेजेंटेशन था ही नहीं। सर आपको कैफ लेवल पर अपने की कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करना होता है, एक बार दोबारा सारे बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करने होते हैं, आपको अपनी प्रैक्टिस करके अपनी एनालिटिकल स्किल्स को बेहतर बनाना है, केस स्टडी और सिनेरियोज आपने हल करने हैं, अपनी नॉलेज को अप्लाई करना आपको आना चाहिए, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस आपकी मजबूत होगी तो आपको बेसिक एंड पर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है क्या है, उस कॉन्सेप्ट के अल्फाज याद हैं, तो तीसरा स्टेप आता है कि आप उसे अप्लाई कर सकें। और कैफ लेवल पर मेनली एप्लीकेशन लेवल की गेम है, रट्टे लेवल की गेम नहीं है। और ये आप रट्टा, जब आपको एप्लीकेशन चाहिए आपको उसकी बेस पर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, और कॉन्सेप्ट आपको आएगा जब आपकी बेसिस मजबूत होंगी। आपको जो बुनियादी तौर पे जो पीआरसी में चीज़ें पढ़ी हैं उनको एक क्विक रीकैप देकर अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही तो वहाँ से उस वक्त जब आपने पहले पढ़ी थी तो बस एमसीक्यूज में गुजारा हो गया था, लेकिन अभी अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आपको एक बार दोबारा गो थ्रू करना होता है, उन चीज़ों को पढ़ना होता है। मैक्सिमम टीचर्स जो हैं वो पीआरसी के बच्चे की नॉलेज पर रिलाई नहीं करते। मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं टेक्स्ट में इकोनॉमिक्स की कई बातें आ रही होती हैं, मैं कभी भी इकोनॉमिक्स की बच्चे की नॉलेज पर रिलाई नहीं करता, बल्कि मैं खुद वो सारे कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ाता हूँ। दिस डज एग्जिस्ट, कैफ लेवल पर टीचर जो हैं वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहे होते हैं। बट वो टीचर्स जो कि वो सारी बातें कैफ लेवल वाली दोबारा नहीं बताते, वो हक बजाने में ये एज्यूम करें कि बच्चे को पीआरसी लेवल पर ये चीज़ें पढ़ी हैं, और अगर आपको एक बार रिवाइज करनी पड़े और तुमको दोबारा कोर प्रिंसिपल को फ्रेश करना हो तो ज़रूर करना चाहिए। सर सारी बातों का आप करना क्या है? सर निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है भाई, आपका कैफ लेवल शुरू होने वाला है, आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ कैफ में इन होना है। अपने रिसोर्सेज कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं, किन किन टीचर से वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं। टीचर की सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली वो टीचर जिनकी अपनी किताबें होती हैं उनके बारे में समझाते हैं, उनकी ज़्यादा ग्रुप है। नॉर्मली वो टीचर जो फुल टाइम पढ़ाते हैं उनके बारे में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये हमें अदर दिन क्लास टाइम में भी सपोर्ट करें। नॉर्मली वो टीचर्स जो टेस्ट डिस्कस कर रहे होते हैं, नॉर्मली वो टीचर जो रिवीजन खुद करवाते हैं, नॉर्मली वो टीचर्स जो कि टिल द डेट ऑफ एग्जाम्स अवेलेबल होते हैं और व्हाट्सएप पर सर्विसेज दे रहे होते हैं, ऑनलाइन सर्विस बच्चे को क्यूरीज को एड्रेस कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल है और इसको आपको देखना चाहिए। तो जब आप टीचर सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये 2-4 फैक्टर्स देखें, उसकी क्वालिफिकेशन देखें क्या वो क्वालिफाइड है, उसका तजर्बा देखें कितने अर्से से पढ़ा रहे हैं, उसकी स्ट्रेटजी और अप्रोच देखें। आपका जो दोस्त है जिसने उससे पहले पढ़ा हुआ है कोई जानने वाला है उससे पूछें। उसके अलावा ये चीज़ देखें कि क्या क्लास के दौरान सर क्वेश्चन को पॉजिटिवली कबूल करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं, और क्या क्लास के बाद अगर कोई सवाल पूछा जाए तो उसको एड्रेस करते हैं। क्या फुल टाइम टीचर है? फुल टाइम टीचर का नॉर्मली एच मिल जाता है कि वो सिर्फ यही कर रहे होते हैं और वो आफ्टर द क्लासेस भी आपको एंटरटेन करते हैं। तो ये कुछ पहलू हैं जिनको आपने जरूर कंसिडर करना है बिफोर फाइनलाइजिंग के रिसोर्स, कौन सा सब्जेक्ट रखना है और कौन से टीचर से पढ़ना है। सर नेटवर्किंग क्रूशियल होती रहती है। पीआरसी में आपके बहुत से दोस्त बने, मेक श्योर कीजिए वो लोग जो पढ़ाई में अच्छे थे, जो साथ साथ टीचर का काम करते थे, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क बॉन्ड बनाएं, दोस्ती बनाएं। याद रखें आपकी ये दोस्ती आपके बहुत काम आती है अगर आपका दोस्त पढ़ने वाला हो। हॉस्टल में या इवन आप लाहौर रहते हैं, जहाँ पर भी आए, अपने शहर में रह रहे हैं जहाँ पर भी, मेक श्योर कीजिए कि आपकी नेटवर्किंग, आप अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे, सपोर्टिव हों और बहुत क्लियर हो अपने गोल्स के बारे में। उनको पता उन्होंने सीए करना है, उनको पता उन्होंने रोज़ का काम रोज़ करना है, अपने टीचर की बात मानने वाले हों और
अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली बात को समझ के तैयार करके पेपर देकर पेपर पास करने वाले हो। आपने पीआरसी में अपने जितने मेट से आपने हिसाब लगा लिया होगा कि भाईजान ये बंदे अच्छे थे, ये टेस्ट में पूरे नंबर लेते थे, रेगुलर टेस्ट देते थे, और ये वो बंदा था जो टेस्ट नहीं देता था, बल्कि मुझे भी कहता था कि चला यार टेस्ट छोड़ निकलते हैं, आज चाय पी के आते हैं, मौसम अच्छा है छोड़ यार, ऐसे बंदे को अवॉइड करें, चूंकि आहिस्ता 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 वो आपको डिट्रैक्ट कर देगा। आपको ऐसे बंदे के साथ जुड़ना है जो लाइक है, जो आपके साथ लगा, जो आपको पता है कि ये भी अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा है, मैं इसके साथ जुड़ूंगा तो हम दोनों अपनी मंजिल जो है ना अचीव कर पाएंगे। सर नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, कनेक्टेड रहें। हाँ, अब सवाल ये है कि ये तो आपके दोस्तों के साथ एक सोबत है और एक कंपनी है, जहाँ पर आपको गाइडेंस चाहिए वहाँ पर ऐसे लोगों से गाइडेंस लें जो खुद सक्सेसफुल हैं और आपकी मदद करने के लिए तैयार है। एज फार एज आपको सब्जेक्ट लेवल की गाइडेंस चाहिए, ओवरऑल फ्यूचर के लिए गाइडेंस चाहिए, हम भी अवेलेबल है, कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को अच्छे से गाइड करें। हम सारी सीए कम्युनिटी को अपने बच्चे मानते हैं और गाइड करते हैं पॉजिटिवली, जो उनके हक में बेहतर होता है उसको कंसिडर करते हुए। सो ये क्या कहते हैं, आपके साथ एक कॉन्टैक्ट नंबर मैंने शेयर कर दिया, जिसका मकसद प्योरली है कि आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपकी क्यूरी है वो पूछ सकते हैं। मैं आपको से यहाँ पे इजाज़त चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपने काफ़ी फ़ायदा लिया होगा। जब प्रॉब्लम आए, जहाँ कोई इशू आए, व्हाट्सएप नंबर आपके पास आ गया, सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके कोई गाइडेंस भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।